नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, हम पहला अपलोड कर चुके हैं। ये यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों को लिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की एग्ज़ाम निरस्त हो चुके हैं कुछ दिन पहले पेपर लीक होने के कारण। जो पेपर लीक हुआ था उसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न रखने की कोशिश की है। 30 प्रश्न है, यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो अंत में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, या फिर इसके प्रतिपादक कौन है। पावलाव है, थॉर्नडाइक है, कोहलबर्ग है या फिर स्किनर है। आपका राइट आंसर होगा स्किनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक होंगे या फिर प्रतिपादक होंगे वो स्किनर होंगे। स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था स्किनर ने, तो याद रखिएगा इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर, चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। चूहे पर कब किया था, सन पूछे तो आपको याद होना चाहिए, 1938 में किया था चूहे पर, और कबूतर पर 1943 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन से वाले होते हैं, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर समस्यात्मक बालक सबसे पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। सामान्यतः तौर पर हम जाने तो समस्या पैदा करने वाले जो बालक होते हैं उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसमें चोरी करने वाले भी होते हैं, झूठ बोलने वाले भी होते हैं, माता पिता का कहना ना मानने वाले भी होते हैं, झगड़ालू बालक भी होते हैं, क्रोधित बालक भी होते हैं, भयभीत होने वाले या फिर भयभीत करने वाले बालक भी होते हैं, अनुशासनहीनता वाले जो बालक होते हैं वो भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, पढ़ने में रुचि न लेने वाले बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम पूछा गया है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है। मन का, आत्मा का, चेतना का या फिर उपरोक्त सभी का। आपका राइट आंसर होगा आत्मा का। याद रखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, उसके बाद मन का विज्ञान कहा है, उसके बाद चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना। याद रखिएगा 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है और आज तक यहाँ परिभाषा प्रचलित में, यानी कि आज तक ये परिभाषा चली आ रही है। वर्तमान में पूछे तो आपका व्यवहार का विज्ञान होगा और सर्वप्रथम पूछे तो आपका राइट आंसर आत्मा का विज्ञान होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, बच्चा किसके कारण रोता है ये पूछा गया है। वियोग दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण या फिर अजनबी दुश्चिंता के कारण। बच्चा क्यों रोता है, जब दादी उसकी माँ की गोद से उसे ले लेती है तो बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। यहाँ कथन किसका, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है। आपका राइट आंसर होगा, जो दिया गया कथन है ये मार्शल का कथन है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यहाँ कथन मार्शल का कथन है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोविज्ञान ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यहाँ कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। ये किसके द्वारा कहा गया है, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, स्किनर के। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं या फिर ये सभी होते हैं। तो सबसे पहले जो पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं वो किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पूरक प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को एक शब्द में या फिर कई वाक्यों में या फिर अनुच्छेदों में उत्तर देना होता है और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसे स्वच्छ उत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कहा जाता है, स्वच्छ उत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। और पूरक प्रकार के प्रश्नों को 3 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। यहाँ पर आप 3 जो वर्ग हैं वो देख सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 वर्गों में विभाजित किया है पूरक प्रकार के प्रश्नों को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। चलिए,
अगला प्रश्न है कि जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न। जब परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? सरल सा है, आप सभी को पता होगा। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण है, जन्मजात वृद्धि है, परिवार की मांग है या फिर कार्य जीवन की मांग है। तो यहाँ पर पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका एकदम सही होगा। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यहाँ किससे संबंधित है? सादृश्यता नियम से संबंधित है, प्रभाव के नियम से है, अभिवृत्ति के नियम से या फिर तत्परता के नियम से है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ सीखने का जो सादृश्यता का नियम है इससे संबंधित होगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सीखने का जो सादृश्यता का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा यह दिया गया। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए हैं वो कितने नियम बताए गए हैं? 2 नियम बताए। एक तो मुख्य नियम है और दूसरा गौण नियम है। मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम बताए हैं? तो मुख्य नियम के अंतर्गत 3 बताए हैं और गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताए। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। 5 नियम जो गौण नियम है वो है बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे हम रुचि के नियम के नाम से भी जानते हैं, सादृश्यता का नियम जिसे हम पूर्व अनुभव के नियम के नाम से जानते हैं और 5वां है साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 नियम बताए हैं गौण नियम के अंतर्गत। किसके द्वारा बताए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक है जो कि अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। इनमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो राइट आंसर आपका होगा ये अर्थपूर्ण संबंध कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र, यहाँ पर देखिए सीखने का क्षेत्र कौन सा है? व्यावसायिक है, अनुभाविक है, भावात्मक है या फिर आध्यात्मिक है? यहाँ पर सीखने का क्षेत्र बताना है। राइट आंसर आपका होगा भावात्मक। याद रखिएगा भावात्मक सीखने का क्षेत्र है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलाव ने, जिन पियाजे ने या फिर वाइगोत्स्की ने? आपका राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। याद रखिएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। जो गेस्टाल्टवाद है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यदि एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा गेस्टाल्टवाद की जो स्थापना है ये मैक्स वर्दाइमर द्वारा की गई थी 1912 में। इसमें और कौन कौन से वैज्ञानिक है? तो मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर, ये गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत या फिर अनुभवजन्य सिद्धांत है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपको पता होना चाहिए। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बाकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में बात करें तो कोहलर के द्वारा दिया गया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया और अनुभवजन्य सिद्धांत ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? वर्दाइमर ने, एबिंगहॉस ने, मेस्लो ने या फिर हल ने? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विस्मरण का जो प्रयोग है वो स्वयं पर एबिंगहॉस के द्वारा किया गया। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, एडवर्ड एबिंगहॉस या फिर एरिक? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर एबिंगहॉस ही होगा। इन्होंने निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किया। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया? कार्ल रोजर्स के, फ्रायड के, गाल्टन के या फिर पावलाव के? तो जो पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? किसने मूलभूति विश्वास बनाम अविश्वास को विकास के प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? फ्रायड, पियाजे, गाल्टन या फिर एरिक्सन? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इन्होंने सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा आपका एरिक्सन। एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? सबसे पहले एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए। कितने चरण बताए हैं? 8 चरण या फिर 8 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए? विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, चौथी अवस्था है परिश्रम या फिर उद्यम बनाम हीन भावना, पांचवा है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता और आठवां है संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 प्रकार के चरण इन्होंने बताए हैं। यहाँ पर प्रथम चरण पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ये याद रखना आपको कि जो विश्वास बनाम अविश्वास है ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण या फिर प्रथम अवस्था है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसने मूलभूति विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? यहाँ पर देखिए विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में किसने प्रस्तावित किया है, ये पूछा गया है। फ्रायड, पियाजे, गाल्टन या फिर एरिक्सन? आपका राइट आंसर होगा एरिक्सन ने। याद रखिएगा, एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई, जिसमें प्रथम अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास है। 8 कौन कौन सी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरी है पहल बनाम अपराध बोध, चौथी है परिश्रम या फिर उद्यम बनाम हीन भावना, पांचवी है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, छठी है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवीं है उत्पादकता बनाम स्थिरता और आठवीं है संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 अवस्थाएं बताई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपत्तियों से? यहाँ पर देखिए मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपत्तियों से किसका संबंध है? लॉरेंज का है, हल का है, हार्नी का है या फिर जुंग का है? राइट आंसर आपका होगा करेन हार्नी का। याद रखिएगा, करेन हार्नी का जो संबंध है ये मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपत्तियों से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? सरल सा है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कल्पना, केंद्रीकरण, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिरता। तो राइट आंसर आपका होगा संजीव चिंतन। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने संजीव चिंतन नाम दिया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। यहाँ पर देखिए आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। मन है, गिलफोर्ड है, फ्रायड है या फिर आलपोर्ट है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आलपोर्ट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के जो प्रबल समर्थक थे वो आलपोर्ट होंगे। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है स्मृति का अंग कौन सा नहीं? यहाँ पर देखिए स्मृति का कौन सा अंग नहीं है पूछा गया है। अधिगम, चिंतन, धारणा या फिर पुनः स्मरण? तो यहाँ पर अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण ये तीनों ही स्मृति के अंग है। यहाँ पर चिंतन स्मृति का अंग नहीं होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? देखिए कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको आरटी एक्ट 2009 के 65 प्रश्न दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद 19 से 20 से 21A है या फिर 32 से? तो यहाँ पर भारत में संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। यहाँ पर अनुच्छेद 21A आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है। यहाँ पर जो उपलब्धि आवश्यकता है ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है, जैविकी है, प्राथमिक है, सामाजिक है या फिर असामाजिक है। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है, आपका राइट आंसर होगा ये सामाजिक अभिप्रेरक है। याद रखिएगा उपलब्धि आवश्यकता ये सामाजिक अभिप्रेरक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसने यहाँ मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, फ्रायड, उंट, पियाजे या फिर वार्प। राइट आंसर आपका होगा वार्प। ये वार्प के द्वारा दिया गया मत है कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती। वार्प, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर मास्लो। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पियाजे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे का मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड किसका परिणाम है। कोठारी आयोग का है, एनसीएफ 2005 का है, एनपीई 1986 का है या फिर एनसीएफ 2000 का है। तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड किसका परिणाम है, याद रखिएगा ये एनपीई 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये परिणाम है ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है इसके लेखक कौन है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, गेने है या फिर फ्रेडसन है। आपका राइट आंसर होगा गेने। याद रखिएगा द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन होंगे, गेने होंगे। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किया था, किसके द्वारा किया गया था, केटल के द्वारा, गिलफोर्ड के, आलपोर्ट के या फिर एरिक्सन के। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आलपोर्ट के। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का जो सर्वप्रथम विश्लेषण किया गया ये आलपोर्ट के द्वारा किया गया। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता, यहाँ पर देखिए व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता कौन है, ब्रूनर है, स्किनर है, डेविस है या फिर ग्लेसर है। आपका राइट आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा BF स्किनर ये व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यहीं पर आज के आपके 30 प्रश्न बाल विकास के समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।